जाना, ठीक है। तो अभी हम जो चैप्टर पढ़ रहे हैं ना, मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड्स, ये एक्चुअल में 3 पार्ट्स में डिवाइडेड है। आईएससी की बुक में देखा जाए और कई सारी रेफरेंस बुक में देखा जाए, जिसमें फर्स्ट पार्ट जो है ना हाइड्रोस्टैटिक वाला पार्ट है, ठीक है, जिसमें हम जनरल चीजें पढ़ रहे थे, आर्किमिडीज प्रिंसिपल, वो सारी चीजें, प्रेशर गेज, ये सब चीजें पढ़ रहे थे। सेकेंड पार्ट जो ना हाइड्रोडायनामिक्स वाला था, जिसमें फ्लो ऑफ फ्लूइड्स वाला कंडीशन था, ठीक है। और जो थर्ड पार्ट है वो सरफेस टेंशन पे बेस्ड है। तो सरफेस टेंशन में ये सारे टॉपिक्स हम कवर अप करेंगे। कुछ 2-3 छोटी मोटी डेरिवेशंस है और छोटे छोटे कंसेप्ट्स है जो एक एक करके देखते जाएंगे, ठीक है। इसको देखने के पहले मैं 2 मैथमेटिक्स के कंसेप्ट्स आपसे पूछूंगा, ठीक है। एक तो सर्कल के बारे में पूछता हूं, ठीक है। अगर मान लो आपको एक वायर की लेंथ गिवन है, कोई भी गिवन लेंथ का वायर है, ठीक है, उससे हम अलग अलग टाइप के शेप बना सकते हैं। हम चाहे तो स्क्वायर बना सकते हैं, हम चाहे तो रेक्टेंगल बना सकते हैं, हम चाहे तो सर्कल बना सकते हैं। ये बताओ मैक्सिमम एरिया किस शेप में आपको मिलेगा? अगर आपको एक वायर की लेंथ गिवन है और आप उससे अलग अलग शेप बना सकते हो, तो आपको मैक्सिमम एरिया किस शेप में मिलेगा? सर्कल में, स्क्वायर में, रेक्टेंगल में, किस में? आंसर इसका सर्कल। समझ में आई ये चीज? और दूसरा क्वेश्चन ये है कि अगर मान के चलो आपके पास अलग अलग टाइप के सॉलिड्स गिवन है, ठीक है, तो उसमें जो मिनिमम सरफेस एरिया है वो किस में होगा? स्फीयर में होगा, या फिर क्यूब में होगा, या फिर क्यूबॉइड में होगा? अगर गिवन वॉल्यूम है तो मिनिमम सरफेस एरिया किस शेप का होगा? मिनिमम सरफेस एरिया जो होगा वो किसका होगा? स्फीयर का होगा। समझ में आ रहा है कि नहीं? स्फेरिकल शेप जो होगा वो मिनिमम सरफेस एरिया कैप्चर करेगा। अगर सेम वॉल्यूम का अगर मैं क्यूब लेता हूं या सिलेंडर लेता हूं तो उसका सरफेस एरिया क्या होगा? ज्यादा होगा, ठीक है। तो ये 2 चीजें ध्यान में रखना। अगर आप सर्कल बनाते हो गिवन सर्कमफेरेंस का तो उसका एरिया क्या होगा? मैक्सिमम। और अगर एक स्फीयर बना रहे हो गिवन वॉल्यूम का तो उसका सरफेस एरिया क्या होगा? मिनिमम। पहले क्लियर हो गया, ठीक है। अब इस पूरे कंसेप्ट को स्टार्ट करने के पहले हम सबसे पहले फर्स्ट कंसेप्ट या फर्स्ट टर्म देखते हैं, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स या फिर एनर्जी। तो हेडिंग डालना इंटरमॉलिक्यूलर एनर्जी, इंटरमॉलिक्यूलर एनर्जी या बाइंडिंग एनर्जी, या बाइंडिंग एनर्जी। तो इसमें लिखना द इंटरमॉलिक्यूलर एनर्जी ऑफ ए लिक्विड, the intermolecular energy of a liquid is the minimum energy, to separate two molecules, of a liquid from each other, तो देखो लिक्विड में जो मॉलिक्यूल्स होते हैं, सारे मॉलिक्यूल्स के बीच में एक अट्रैक्शन फोर्स अप्लाई होता है। उस अट्रैक्शन फोर्स को हम क्या बोलते हैं? इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स। ये आप केमिस्ट्री में भी पढ़ते हैं, ठीक है। तो अगर कोई भी 2 पार्टिकल्स, 2 मॉलिक्यूल्स किसी लिक्विड के इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स से अट्रैक्टेड हैं, तो उनको सेपरेट करने के लिए जो एनर्जी लगेगी दैट इज कॉल्ड इंटरमॉलिक्यूलर एनर्जी या फिर बाइंडिंग एनर्जी। उसी का रिवर्स भी प्रोसेस है ना, 2 मॉलिक्यूल्स को बाइंड करने के लिए जो एनर्जी लगेगी दैट इज बाइंडिंग एनर्जी, सेपरेट करने के लिए जो एनर्जी लगेगी दैट इज आल्सो द सेम। बस डायरेक्शन दोनों की वैल्यू पॉजिटिव नेगेटिव में चेंज हो जाए। क्लियर हो गया? इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स का मतलब क्या होगा? द अट्रैक्शन फोर्स बिटवीन एनी 2 मॉलिक्यूल्स, ठीक है। ये चीज भी अगर आपको लिखना है तो ठीक है, नहीं तो ध्यान में रखना, एक अट्रैक्शन फोर्स होता है 2 मॉलिक्यूल्स के बीच में। क्लियर हो गया? सेकेंड कंसेप्ट लिखना सरफेस टेंशन। सेकेंड हेडिंग डालो सरफेस टेंशन। सरफेस टेंशन, सरफेस टेंशन। पहले इसकी डेफिनेशन देखते हैं कि क्या है डेफिनेशन, फिर उसके बाद इस कंसेप्ट को समझेंगे। तो लिखना इट इज कैरेक्टरिस्टिक, इट इज कैरेक्टरिस्टिक ऑफ सरफेस ऑफ लिक्विड, इट इज कैरेक्टरिस्टिक ऑफ सरफेस ऑफ लिक्विड
due to which it tries to decrease its area, and for this purpose an intermolecular force is applied. An internal molecular force, intermolecular force is applied. अगर सरफेस टेंशन को इमेजिन करना है ना, तो तुम लोग एक बलून को इमेजिन करो. अगर मान लो बलून में एयर पंप करते हो, तो जो बलून का सरफेस होता है उसमें जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो इंटरनली एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, फोर्स अप्लाई होता है. तो वो जो सरफेस होता है वो क्या होता है, अपने एरिया को, सरफेस एरिया को रिड्यूस करना चाहता है. समझ में आएगी नहीं ये चीज? तो बस ऐसा ही कुछ लिक्विड के साथ में भी होता है जो आपने लिखा. इसकी जो टेंडेंसी होती है, कैरेक्टरिस्टिक होती है, वो क्या होती है, ये अपने सरफेस एरिया को रिड्यूस करेगा, कॉन्ट्रैक्ट करेगा, और इस कॉन्ट्रैक्शन के लिए जो फोर्स अप्लाई होता है वो कौन सा फोर्स है, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स. क्लियर हो गया ये चीज? नेक्स्ट पॉइंट लिखना, बिकॉज ऑफ दिस द सरफेस ऑफ अ लिक्विड, because of this the surface of liquid behaves like a stretched membrane, because of this the surface of liquid behaves like a stretched membrane. Stretched membrane मतलब कि आप वो समझ लो वही रबर या फिर स्किन की एक थिन लेयर को एक्चुअल में मेम्ब्रेन बोलते हैं, बायो में आप लोग पढ़ते हो, ठीक है. बट आप ये समझ लो कि इमेजिन करो एक रबर की थिन लेयर है, अगर उसको स्ट्रेच करेंगे तो ये उस टाइप का सरफेस देंगे. क्लियर हो गया ये चीज? नेक्स्ट पॉइंट लिखना. अच्छा ये बताओ, ये जो डायरेक्शन ऑफ इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स होगा या सरफेस टेंशन होगा वो क्या होगा, मतलब परपेंडिकुलर होगा सरफेस के या टेंजेंशियल होगा सरफेस? जैसे अगर मान लो इमेजिन करते हैं ये हमारा सरफेस है, स्ट्रेच्ड सरफेस, ठीक है. तो यहाँ पर जो सरफेस टेंशन जो है वो क्या होगा, इस सरफेस के परपेंडिकुलर होगा या इस सरफेस के टेंजेंशियल होगा? टेंजेंशियल होगा. क्लियर? तो लिखो नेक्स्ट पॉइंट, द डायरेक्शन ऑफ इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स इज टेंजेंशियल टू द सरफेस, is tangential to the surface, is tangential to the surface. ठीक है, तो समझ में आ गया सरफेस टेंशन क्या है? ये प्रॉपर्टी या कैरेक्टरिस्टिक है लिक्विड की जो मिनिमम सरफेस एरिया ऑक्यूपाई करने के लिए इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स अप्लाई करता है. ठीक है. नेक्स्ट इसका मैथमेटिकल एक्सप्रेशन लिखते हैं, तो लिखो मैथमेटिकल एक्सप्रेशन फॉर सरफेस टेंशन, फॉर सरफेस टेंशन. ठीक है, मैथमेटिकल एक्सप्रेशन फॉर सरफेस टेंशन. इसके लिए हम इमेजिन करते हैं सरफेस. ठीक है, फॉरगेट अबाउट शेप, कोई भी शेप में हो, बट ये एक लिक्विड का सरफेस है. इस सरफेस में एक इमेजिनरी लाइन अज्यूम कर लो और इस लाइन की लेंथ ले लो L. ठीक है, इस लाइन के दोनों तरफ जो पार्टिकल्स हैं, बहुत सारे मॉलिक्यूल्स हैं, और ये सारे मॉलिक्यूल्स में क्या अप्लाई हो रहा है, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स अप्लाई हो रहा है. इस तरीके से समझ में आई ये चीज? तो ऐसे बहुत सारे इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स अप्लाई हो रहा है. सपोज ये जितने भी टोटल इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स है उसका जो सम है उसको हम किससे डिनोट कर रहे हैं, F से. ठीक है, तो यहां पर जो टोटल लेंथ L पे, टोटल लेंथ L पे जो फोर्स अप्लाई होगा, जो फोर्स अप्लाइड होगा, वो वाली वैल्यू आपको कितनी गिवन है, दैट इज इक्वल्स टू F. ये इस इमेजिनरी लाइन L के अक्रॉस जो टोटल इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स लग रहा है उसको हमने किससे डिनोट कर दिया, F से डिनोट कर दिया. क्लियर हो गया ये चीज? अब अगर मैं 1 यूनिट के लेंथ पे कितना फोर्स अप्लाई हो रहा है वो निकालना चाहूंगा तो कैसे निकलेगा? तो फोर्स इन
1 unit length in 1 unit length will be equals to, तो कितना होगा 1 यूनिट लेंथ पे फोर्स? अगर मान लो 5 मीटर पे फोर्स 10 न्यूटन का लग रहा है तो 1 मीटर पे फोर्स कितना लगेगा? 10/5 कर दोगे, है ना? तो यहाँ पर अगर L मीटर के लेंथ पे अगर इतना फोर्स लग रहा है तो 1 यूनिट के लेंथ में कितना फोर्स लगेगा? F/L जितना फोर्स लगेगा। क्लियर हो गया ये चीज? और जो ये 1 यूनिट लेंथ पे जो फोर्स अप्लाइड होता है इसी फोर्स को हम क्या बोलते हैं? सरफेस टेंशन बोलते हैं। इसीलिए इसी फोर्स को हम सरफेस टेंशन बोलते हैं। तो उसको S से डिनोट करते हैं सरफेस टेंशन को, और इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा? F/L, फोर्स पर यूनिट लेंथ। तो सरफेस टेंशन की मैथमेटिकल डेफिनेशन क्या हो गई? इट इज फोर्स पर यूनिट लेंथ। लिख लो, सरफेस टेंशन इज फोर्स पर यूनिट लेंथ। अच्छा, इसकी यूनिट क्या होगी, डायमेंशन क्या होगा, ये सब लिख। सरफेस टेंशन का यूनिट क्या होगा? न्यूटन पर मीटर, तो उसकी यूनिट आ जाएगी न्यूटन पर मीटर। इसका डायमेंशन क्या होगा? डायमेंशन तो आपको पता है, फोर्स का डायमेंशन क्या होता है? mLt-2 डिवाइडेड बाय क्या आ जाएगा? L, मतलब कितना आ जाएगा इसका डायमेंशन? mt-2, ये आ जाएगा इसका डायमेंशन। ठीक है, सरफेस टेंशन ये हर एक डायरेक्शन पे अप्लाई होगा, तो इसलिए स्केलर क्वांटिटी होगी, एक पर्टिकुलर डायरेक्शन पे नहीं, वो थ्रू आउट द 360 डिग्री अप्लाई हो रहा है। सो इट इज अ स्केलर क्वांटिटी। ठीक है, चलो नेक्स्ट हम देखते हैं एग्जांपल्स ऑन सरफेस टेंशन। एग्जांपल्स ऑन सरफेस टेंशन। एग्जांपल्स ऑन सरफेस टेंशन। तो एकदम अगर बेसिक लैंग्वेज में बोला जाए, सरफेस टेंशन मतलब क्या है? कोई भी लिक्विड है तो वो अपना शेप ऐसे ऑक्यूपाई करती है कि वो मिनिमम सरफेस एरिया कवर करे। ठीक है, तो अगर आप लोगों ने कभी पेंटिंग ब्रश देखा होगा, पेंटिंग ब्रश को अगर उसके ब्रश के जो वो होते हैं, जो रेशे होते हैं, उसको अगर वो वेट नहीं है, गीले नहीं है, तो फैले हुए रहते हैं, देखा ना? लेकिन अगर उसको पानी में डुबा देते हैं तो वो आपस में सिकुड़ जाते हैं। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि जैसे उसमें लिक्विड आता है तो लिक्विड की टेंडेंसी क्या होती है कि वो सरफेस टेंशन के कारण मिनिमम एरिया ऑक्यूपाई करता है, तो इसलिए उसका एरिया क्या हो जाता है? कम हो जाता है। सेम चीज आप शेविंग ब्रश के साथ भी देखते हो। शेविंग ब्रश को भी अगर नॉर्मल है तो स्प्रेडेड रहता है, लेकिन जैसे इसको पानी में डिप करेंगे तो आपस में पास आ जाएगा। क्यों? सरफेस टेंशन अप्लाई होता है, दैट्स व्हाई वो मिनिमम सरफेस एरिया कवर अप करता है। तो एक एग्जांपल ये हो गया। ठीक है, इसके अलावा सेकंड एक इंपॉर्टेंट एग्जांपल है, वो है निडल ऑन सरफेस ऑफ लिक्विड। तो ये वाला एग्जांपल लिखो, निडल ऑन सरफेस ऑफ लिक्विड। निडल ऑन सरफेस ऑफ लिक्विड। ठीक है, तो अगर मान लेते हैं इस तरीके से ये मॉलिक्यूल्स है किसी लिक्विड के, और यहां पर अगर हम एक निडल को रख देते हैं, यहां पर एक निडल को रख देते हैं, ठीक है, तो अगर हम निडल को यहां पर रखेंगे तो देखो निडल के कारण एक ये डाउनवर्ड फोर्स अप्लाई होगा। ठीक है, अगर मान लो निडल का मास m है तो जो डाउनवर्ड फोर्स, ग्रेविटेशनल फोर्स लगेगा वो कितना होगा? mg होगा। क्लियर हो गया ये चीज? और ये जो मॉलिक्यूल्स है उनमें आपस में कौन सा फोर्स लग रहा है? इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स। तो ये ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण जो एक मॉलिक्यूल है, एक या दो या कुछ मॉलिक्यूल्स यहाँ पर नीचे की तरफ शिफ्ट हो जाएंगे, बाकी सारे मॉलिक्यूल्स इस टाइप से होंगे। ऐसा ही होगा, स्ट्रक्चर ऐसे ही कुछ बनेगा। समझ में आ रहा है ये चीज? अब जब ऐसी सिचुएशन होगी, अगर हम इस फोर्स का कैलकुलेशन करें तो यहाँ पर देखना, यहाँ पर जो फोर्स लग रहा है, ये मॉलिक्यूल्स जो फोर्स इस डायरेक्शन में लगा रहा है या इस डायरेक्शन में लग रहा है, क्योंकि ये वाला मॉलिक्यूल इसको अट्रैक्ट कर रहा है, ये वाला मॉलिक्यूल उसको अट्रैक्ट कर रहा है इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स के कारण। तो मान लेते हैं ये वाला फोर्स हो गया S, इस डायरेक्शन में भी जो फोर्स लग रहा है वो कितना हो गया? S, सरफेस टेंशन। समझ में आई ये चीज? और ग्रेविटेशनल फोर्स यहाँ पर निडल के कारण कहां पर लग रहा है? डाउनवर्ड डायरेक्शन में, वो कितना लग रहा है? mg लग रहा है। क्लियर हो गया ये चीज? अगर मान लेते हैं कि ये जो सरफेस टेंशन के कारण जो एंगल बन रहा है, सपोज ये वाला जो एंगल बन रहा है, ये वाला एंगल हो गया थीटा, ये वाला एंगल भी हो गया थीटा। क्लियर?
तो इस मॉलिक्यूल का जो टेंजेंशियल कंपोनेंट होगा, टेंजेंशियल फोर्स वाला कंपोनेंट होगा, वो कितना हो जाएगा? तो ये वाला कंपोनेंट हो जाएगा s cos थीटा, सॉरी गलत बोल रहा, s sin थीटा, और ये वाला कंपोनेंट भी क्या हो जाएगा? s sin थीटा, और ये वाला कंपोनेंट कितना हो जाएगा? वर्टिकल कंपोनेंट क्या हो जाएगा? s cos थीटा, इस वाले के कारण और इस वाले के कारण भी क्या हो जाएगा? s cos थीटा, मतलब क्या हो जाएगा? 2s cos थीटा। तो यहां पर इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स के कारण ये निडल को ऊपर की तरफ धकेल रहा है, लेकिन जो निडल है वो अपने वेट के कारण कौन सा डायरेक्शन में जा रही है? डाउनवर्ड डायरेक्शन में। अगर मान लो ये जो वर्टिकल फोर्स अप्लाइड है और ये जो ग्रेविटेशनल फोर्स है, अगर ये दोनों बराबर होंगे तो निडल जो है ऊपर में फ्लोट करेगी। समझ में आ रहा है? सरफेस टेंशन के कारण। लेकिन अगर मान लो ये m की वैल्यू ग्रेटर होगी, g तो कांस्टेंट है, m की वैल्यू अगर ग्रेटर हो जाएगी तो ग्रेटर होने के कारण ग्रेविटेशनल फोर्स ज्यादा हो जाएगा और ये निडल क्या हो जाएगी? स्थिर हो जाएगी। समझ में आएगी नहीं ये चीज? तो ये एक और एग्जांपल हो गया कि इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स और सरफेस टेंशन के कारण कैसे बॉडीज फ्लोट करती है सरफेस के ऊपर। ठीक है, नेक्स्ट एक और एग्जांपल लेते हैं। ये एग्जांपल देखो एमसीक्यू के फॉर्म में पूछा जा सकता है, जो मैं अब बता रहा हूं। कभी अगर तुम लोगों ने इस टाइप का एक्सपेरिमेंट किया होगा, अगर मान लो आपके पास एक रिंग है और उस रिंग में अगर आप सोप वाटर, उस रिंग को अगर सोप वाटर में डिप करते हो, उस रिंग को अगर बाहर निकालते हो, बाहर निकालोगे तो उस रिंग में एक थिन लेयर बन जाती है फिल्म की। देखा है कि नहीं इस टाइप का स्ट्रक्चर? जो वो एक वो बलून वाला आता भी है खिलौना, जिसमें फूंक मारो तो जिससे बबल्स निकलते हैं, उस टाइप का स्ट्रक्चर। तो वहां पर एक थिन लेयर बन जाती है। क्लियर? अगर मान लो इस थिन लेयर में अगर आप किसी भी एक धागे का या रस्सी का छोटा सा एक नॉट बना के अगर उसको सर्कुलर पार्ट में, क्लोज्ड पार्ट में अगर इस तरीके से इसमें डाल देते हो और वो सरफेस टेंशन के कारण अगर होल्ड करके रखता है, सपोज एक छोटा सा पतला सा थ्रेड है जो यहाँ पर बीच में है और यहाँ पर क्या है? एक मेम्ब्रेन है या फिर एक सरफेस है लिक्विड का, सोप वाटर का। ठीक है, अब अगर इमेजिन करो अगर आप यहाँ पर ये वाला जो पोर्शन अगर आप इसको फोड़ दोगे, इस वाले पार्ट को, इस वाले लेयर को अगर आप ब्रेक कर दोगे तो क्या होगा? अगर ये वाला लेयर ब्रेक होगा, ये क्लोज्ड बाउंड्री है ना, ये क्लोज्ड बाउंड्री, बाहर वाला भी लेयर ब्रेक होगा क्या? बाहर वाला नहीं होगा। तो क्या चेंज होगा पता है इसमें? शेप चेंज हो जाएगा। एग्जैक्टली करेक्ट। तो ये जो अंदर वाला जो थ्रेड है वो अपना शेप चेंज करके क्या बना देगा? वो सर्कल बना देगा। और अब जो आपका शेप दिखेगा वो कुछ इस तरीके का दिखेगा। ऐसा क्यों होगा? इसके पीछे का क्या कारण है? क्योंकि सरफेस टेंशन की क्या प्रॉपर्टी है कि वो मिनिमम सरफेस एरिया ऑक्यूपाई करना चाहता है। ठीक है, मान लेते हैं एक्चुअल में जो पूरा का पूरा सर्कल है उसका एरिया क्या था? ए। जो अंदर वाला एरिया आया है वो क्या है? A2। क्लियर हो गया ये चीज? तो ये मिनिमम, ये वाला जो एरिया होगा ये कितना हो जाएगा? A1 माइनस A2। क्लियर हो गया ये चीज? अब A1 माइनस A2 की वैल्यू मिनिमम कब होगी? A1 माइनस A2 की वैल्यू मिनिमम कब होगी? जब A2 की वैल्यू क्या होगी? मैक्सिमम। समझ में आ रहा है कि नहीं? और अभी हमने स्टार्टिंग में देखा था मैक्सिमम एरिया किसमें मिलता है? सर्कल में मिलता है, एज कंपेयर टू ऑल अदर शेप्स। क्लियर? तो इस पे बेस्ड कंसेप्चुअल क्वेश्चन आ सकता है, ध्यान में रखना। क्या ये हटा दो? हो गया तो देखो ये सब एमसीक्यू वाले क्वेश्चन है, कंसेप्चुअल क्वेश्चन है, जो एनसीईआरटी और अदर बुक्स में भी दिए, अलग अलग कॉम्पिटिटिव में पूछे। ठीक है, व्हाट शुड बी द एरिया ऑफ दिस मैक्सिमम और मिनिमम, इस टाइप के क्वेश्चन जो। ठीक है, तो आप इसको अपने वर्ड्स में लिख सकते हो। ये मान लो रिंग हो गया, ठीक है, और ये आपका सरफेस हो गया, सोप वाला सरफेस या लिक्विड सरफेस। ठीक है, और यहाँ पर A1 माइनस A2 क्या होना चाहिए? मिनिमम होना चाहिए। इट इज मिनिमम एंड A2 इज मैक्सिमम। जब अंदर वाले सर्कल का एरिया क्या होगा? मैक्सिमम। हो गया? तो ये कुछ एग्जांपल्स है सरफेस टेंशन के। अदर देन दिस कई एप्लीकेशंस है सरफेस टेंशन के। ठीक है, तो सरफेस टेंशन को इंक्रीज या डिक्रीज कर सकते हैं डिपेंडिंग ऑन, उसमें हम अगर लिक्विड का नेचर बदल दें, इसमें कुछ कंटेंट और ऐड ऑन कर दें। तो जैसे सोप की बात करें तो सोप का सरफेस टेंशन क्या होता है? कम होता है या ज्यादा होता है?
सीधे से समझो, अगर कोई चीज जल्दी से स्प्रेड हो जाती है तो उसका सरफेस टेंशन क्या होगा, कम होगा। अगर कोई जल्दी से स्प्रेड नहीं हो रही है तो उसका सरफेस टेंशन क्या होगा, ज्यादा होगा। समझ में आ गया ये चीज? ठीक है, तो जो सोप है, सोप का सरफेस टेंशन कम होगा सोप वाटर का, क्योंकि वो इजीली स्प्रेड आउट हो जाता है। अगर मान लो वो इजीली स्प्रेड आउट ना हो तो आपको उसमें एफर्ट लगाना पड़ेगा, तो उसमें सरफेस टेंशन क्या होगा, ज्यादा होगा। क्लियर? वैसे ल्यूब्रिकेंट्स का सरफेस टेंशन क्या होगा, कम होगा, क्योंकि उसमें उसको जल्दी स्प्रेड होना चाहिए। क्लियर हो गया ये चीज? ठीक है, और कई सारे एग्जांपल्स हो सकते हैं, तो लिखो एप्लीकेशन ऑफ सरफेस टेंशन। सरफेस टेंशन इज लो in case of soap. Surface tension is low in case of soap water. Second लिखो, it is low for lubricating oils. It is low for lubricating oils. अच्छा, तुम लोगों ने कभी किसी ने शोल्डरिंग की है क्या? शोल्डरिंग तो समझते हो ना, वो दो वायर्स को शोल्डर करना, अगर कभी देखा होगा किसी इलेक्ट्रॉनिक शॉप। किसी ने किया एक्चुअल में? यस सर। अच्छा, सार्थक ने किया है और तूने भी किया है, कई लोगों ने देखा होगा। तो जो लोग किए होंगे ना, वो लोग थोड़ा सा इमेजिन कर पाओगे। अगर कभी शोल्डरिंग करते हैं ना, तो उसमें दो चीजें यूज करते हैं, एक वायर यूज करते हैं और एक जेल टाइप का पेस्ट होता है वो यूज करते हैं। उसकी स्मेल अजीब सी आती है ना? तो क्या करते हैं, शोल्डरिंग वायर को उसमें से कनेक्ट करते हैं, वो हीट करता है, और जहां पर भी आपको शोल्डर करना होता है उधर लगाना होता है। पता है वो पेस्ट का क्या काम होता है? पेस्ट का क्या काम आता है, ये कभी दिमाग में नहीं आएगा? क्या फर्क पड़ता है अगर वो पेस्ट को हम यूज न करें और शोल्डर करें, और उसको यूज करें? करेक्ट, वो जो पेस्ट होता है ना, जो जिसको वैक्स बोलते हैं आप, वो एक्चुअल में क्या करता है, उसका सरफेस टेंशन कम करता है। वो जो वायर है ना, उसका सरफेस टेंशन, जब वायर मेल्ट होता है ना, तो उसका सरफेस टेंशन ज्यादा होता है। तो इस कारण ना एक बबल टाइप का बन जाता है। अगर जिसने किया होगा उसको ध्यान होगा, एक छोटा सा बबल बन जाता है और वो इजीली स्प्रेड नहीं होता है। लेकिन अगर आप वैक्स लगा के उसको करोगे ना, तो वो क्या होता है, उसका सरफेस टेंशन कम कर देता है, वो स्प्रेड हो जाता है सर्किट में, जहां पर भी आप शोल्डर कर रहे हो। ठीक है, तो ये भी उसका एक एप्लीकेशन है। ठीक है, नेक्स्ट लिखो, सरफेस एनर्जी। नेक्स्ट हेडिंग डालना, सरफेस एनर्जी। सरफेस एनर्जी, तो पहले सरफेस एनर्जी क्या है लिख लो, फिर उसके बाद हम उसको समझते हैं मैथमेटिकली। इट इज पोटेंशियल एनर्जी, इट इज पोटेंशियल एनर्जी combined by contained by molecules of liquid surface, molecules of liquid surface, due to which they stay on the surface, due to which they stay on the surface, stay, S-T-A-Y, stay, due to which they stay on the surface against intermolecular force, against intermolecular force। तो अगर मान लो ये आपके पास एक कंटेनर है और इस कंटेनर में कोई भी लिक्विड है, ठीक है, और इस लिक्विड में बहुत सारे मॉलिक्यूल्स है। मान लो ये एक मॉलिक्यूल है, ये एक मॉलिक्यूल है, बहुत सारे मॉलिक्यूल्स है। इसमें इंपॉर्टेंट ये ऊपर वाले मॉलिक्यूल्स है, ठीक है, क्योंकि ये जो नीचे वाले मॉलिक्यूल्स जो आपको दिख रहे हैं, ये तो इक्विलिब्रियम में, मतलब यहाँ पर ये सारे मॉलिक्यूल्स जो उसके आसपास वाले उसमें इक्वल फोर्स लगा रहे हैं। समझ में आ रहा है कि नहीं? तो सारे के सारे इक्वल फोर्स लगा रहे हैं हर डायरेक्शन से, तो वो स्टेबल है, सबसे स्टेबल होता है। इसलिए आपने देखा वाटर को जब हम होल्ड करते हैं किसी ग्लास में, तो जो पानी या जो मॉलिक्यूल्स बाहर गिरेंगे वो कौन से होंगे, सबसे अनस्टेबल, सबसे ऊपर वाले। अंदर वाले तो स्टेबल होते हैं, इक्विलिब्रियम होते हैं। तो जो सबसे ऊपर वाले जो मॉलिक्यूल्स होते हैं, एक्चुअल में उसमें इंटरनली एक इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स इस डायरेक्शन में लगता होता है। समझ में आ रहा है ये चीज?
तो इसके कारण ये इनवर्ट डायरेक्शन में शिफ्ट होना चाहिए, बट उसके अंदर एक पोटेंशियल एनर्जी कंटेन होती है जिसके कारण वो ऊपर स्टेबली यहाँ पर रहता है, और उसी पोटेंशियल एनर्जी को जो वो कंटेन करता है उसी को हम क्या बोलते हैं, सरफेस एनर्जी। क्योंकि इसके अंदर इनवर्ट डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है तो ऑब्वियसली ये नीचे जाना चाहिए, लेकिन अपनी उस पोजीशन के कारण जो एनर्जी वो कंटेन करता है उसी को हम क्या बोलते हैं, सरफेस एनर्जी। तो क्या लिखा है आप लोगों ने, इट इज पोटेंशियल एनर्जी कंटेन्ड बाय मॉलिक्यूल्स ऑफ लिक्विड सरफेस ड्यू टू विच दे स्टे ऑन द सरफेस, जिसके कारण वो सरफेस पे स्टे करते हैं, ठीक है, अगेंस्ट द इनवर्ट फोर्स। क्लियर? अब इसके लिए ना हम रिलेशन डिराइव करते हैं, रिलेशन बिटवीन सरफेस एनर्जी एंड सरफेस टेंशन। तो नेक्स्ट हेडिंग डालो, रिलेशन बिटवीन सरफेस एनर्जी and surface tension इस रिलेशन को डिराइव करने के लिए हम कंसीडर करते हैं कि इस टाइप का स्ट्रक्चर एक रॉड वाला स्ट्रक्चर हो गया इस शेप में, ठीक है, आप इसको यूट्यूब कंसीडर कर सकते हो, बट ये हॉरिजॉन्टली, और यहां पर एक हम स्लाइडिंग रॉड लेते हैं AB, एक हमने स्लाइडिंग रॉड ले ली AB मत लिखो, इसको XY लिखो, क्योंकि A हम सरफेस एरिया के लिए भी यूज करेंगे ना, इसलिए इसको XY कंसीडर करो, ठीक है। और यहां पर इसकी विड्थ को हम कंसीडर कर लेते हैं L से, और इसको हम लेंथ को कंसीडर कर लेते हैं X से डिनोट करते हैं, क्लियर। और इसमें बीच में जो आपको रीजन दिख रहा है, मान लेते हैं इसमें एक सरफेस एरिया है ऑफ लिक्विड, यहां पर एक सरफेस एरिया ऑफ लिक्विड कंसीडर कर लेते हैं जिसको हम A से डिनोट करते हैं, सरफेस एरिया ऑफ लिक्विड। और ये स्लाइडिंग रॉड है, जो आपको XY दिख रहा है, XY इज स्लाइडिंग रॉड, XY इज स्लाइडिंग रॉड, ठीक है। अगर मान लो मैं XY को स्लाइड करता हूं, थोड़ा सा इधर पे मूव करता हूं, स्लाइड करके अगर मैं इधर पे मूव करूंगा तो देखो क्या होगा उस कंडीशन में, यहां पर ये कुछ एरिया इंक्रीज हो जाएगा, क्लियर, ऐसे ही होगा। और उसके लिए मुझे एक फोर्स लगाना पड़ेगा इस डायरेक्शन में, जो फोर्स उसको मैं किससे डिनोट कर देता हूं, F से, ठीक है। इसकी लेंथ जो पहले x थी, अब वो इंक्रीज होके ये सपोज कितना हो जाएगा, dx हो जाएगा, इंक्रीज इन द लेंथ, स्मॉल इंक्रीज स्मॉल dx है, देखो, क्लियर। तो फिगर ड्रॉ कर लो, ठीक है। तो स्टार्टिंग में पहले ये डिस्क्रिप्शन है, वो अब मैं नहीं लिख पा रहा हूं, समझ गया ना, जो चीजें मैंने बोली वही सारे डिस्क्रिप्शन है। अब अगर मान लो यहां पर मैं ये वर्क डन निकालता हूं टू इंक्रीज दिस एरिया, सरफेस एरिया जो हमने इंक्रीज किया, उसके लिए वर्क डन क्या होगा, तो वर्क डन टू इंक्रीज द एरिया, सरफेस एरिया विल बी इक्वल्स टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, तो डिस्प्लेसमेंट यहां पर कितना हो गया, dx, ठीक है। नेक्स्ट, अभी हमने सरफेस टेंशन का फॉर्मूला डिराइव किया था, क्या था फॉर्मूला सरफेस टेंशन का, S इज इक्वल टू F अपॉन L, ये था। तो यहां से F की वैल्यू कितनी आ जाएगी, S इंटू L, क्लियर हो गया। तो ये F की जगह पे ये लिख दो S इंटू L इंटू dx, और ये जो वर्क डन, स्मॉल अमाउंट ऑफ वर्क डन है, उसको हम किससे डिनोट कर देते हैं, dw, ठीक है। अब यहां पर देखो ये L क्या है, L मतलब ये वाला लेंथ हो गया, और dx का मतलब क्या हो गया, स्मॉल विड्थ। तो L इंटू dx कौन सा एरिया देगा, ये स्मॉल इंक्रीज इन एरिया देगा, और इस एरिया को हम किससे डिनोट कर देंगे, dA से, dA दैट इज स्मॉल इंक्रीज इन एरिया। सो यहां पर L इंटू dx विल बी रिप्लेस्ड बाय dA, और ये जो एक्सप्रेशन बनेगा dw इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, S इंटू dA, S इंटू dA, ठीक है। अब ये हमने स्मॉल पार्ट्स के लिए किया,
अगर मान लो कंप्लीट एरिया कंप्लीट वर्क डन निकालना है तो क्या करेंगे, यहाँ पर इंटीग्रेट कर देंगे, तो इंटीग्रेशन डीडब्ल्यू, यहाँ पर क्या देंगे इंटीग्रेशन एस इंटू डी ए, ठीक है, और एस कांस्टेंट है सरफेस टेंशन इंटू डी ए का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा ए, डी डब्ल्यू का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा डब्ल्यू। तो ये जो वर्क डन हो जाएगा ये क्या हो जाएगा, सरफेस टेंशन मल्टीप्लाइड बाय एरिया। और इसी वर्क डन को हम क्या बोलेंगे, सरफेस एनर्जी। सो दिस वर्क डन इज कन्वर्टेड इन एनर्जी, दैट इज कॉल्ड सरफेस एनर्जी। तो सरफेस एनर्जी E will be equals to S into A, या फिर इसी को अलग अलग फॉर्म में सरफेस एरिया इज इक्वल टू वर्क डन अपॉन सरफेस टेंशन इज इक्वल टू वर्क डन अपॉन एरिया, या फिर एनर्जी पर यूनिट एरिया, इस तरीके से भी लिख सकते हैं। तो ये रिलेशन है सरफेस टेंशन और सरफेस एनर्जी में। हो गया, हटा दो। नेक्स्ट पॉइंट लिखना। अच्छा, इसमें एक स्टेटमेंट लिख लो, दिस वर्क डन इज कन्वर्टेड इन पोटेंशियल एनर्जी, दिस वर्क डन इज कन्वर्टेड इन पोटेंशियल एनर्जी called surface energy, called surface energy। नेक्स्ट हेडिंग डालो, फोर्स ऑफ कोहेजन एंड एडिशन, फोर्स ऑफ कोहेजन एंड एडिशन। ओके, तो फॉर एग्जांपल अगर मान लेते हैं ये एक कंटेनर है, इसमें लिक्विड है, और ये जो मैंने बबल्स बनाया वो लिक्विड के मॉलिक्यूल्स है। तो दो मॉलिक्यूल्स आपस में जो एक दूसरे पे फोर्स लगाएंगे, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स, इस फोर्स को हम क्या बोलेंगे, फोर्स ऑफ कोहेजन। लेकिन अगर मान लो ये मॉलिक्यूल इस कंटेनर के सरफेस से जो फोर्स लगाएगा उस फोर्स को हम बोलेंगे एडिशन फोर्स। क्लियर हो गया ये चीज? तो अगर सेम टाइप के मॉलिक्यूल्स के बीच में जो फोर्स लगता है उसको बोलते हैं कोहेजन फोर्स, और दो डिफरेंट टाइप के मॉलिक्यूल्स के बीच में जो फोर्स लगता है उसको बोलते हैं एडिशन फोर्स। तो यहां पर मार्क कर दो, ये वाला जो फोर्स हो गया ये हो गया कोहेजन फोर्स, और ये वाला जो फोर्स हो गया बिटवीन द मॉलिक्यूल्स ऑफ सरफेस एंड द लिक्विड इज कॉल्ड एडिशन फोर्स। लिख लो, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन between same type of molecules is called force of cohesion, is called force of cohesion। next point लिखना, force of attraction between different types of molecules is called force of adhesion, डिफरेंट टाइप के मॉलिक्यूल्स के बीच में जो फोर्स है दैट इज कॉल्ड फोर्स ऑफ एडिशन। जो एडहेसिव वर्ड है, एडहेसिव का मतलब क्या होता है, जो चिपकाने के लिए यूज करते हैं एडहेसिव। तो एडहेसिव क्या करता है, दो डिफरेंट टाइप के मॉलिक्यूल्स के बीच में अट्रैक्शन फोर्स लगाता है, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड एडहेसिव। क्लियर? ओके, नेक्स्ट देखते हैं, अगर मान लो हमारे पास एक कंटेनर है, एक ग्लास का कंटेनर है, ठीक है, सपोज ये एक ग्लास का कंटेनर हो गया, और इस ग्लास के कंटेनर में ये लिक्विड जो है इसको हम वाटर कंसीडर करते हैं, ये वाटर के मॉलिक्यूल्स होते हैं, ये वाटर के मॉलिक्यूल्स, ये डायग्राम बना लेना, ये वाटर के मॉलिक्यूल्स होते हैं।
ठीक है, ये वाटर के मॉलिक्यूल्स हो गए। तो यहां पर देखो दो टाइप के सरफेस है, मेनली तो वैसे तीन टाइप के, एक तो एयर और ये वाटर मॉलिक्यूल्स हो गए, दूसरा वाटर मॉलिक्यूल्स और ग्लास हो गया, तीसरा ग्लास और एयर हो गया। अभी हम लिक्विड के टर्म्स में देखते हैं। तो फिलहाल हम ये देखते हैं कि अगर इस मॉलिक्यूल की बात करें, ये वाले मॉलिक्यूल्स की बात करें और जो ग्लास की बात करें, तो इन दोनों के बीच में जो फोर्स लगेगा, ये कौन सा फोर्स हो गया? एडिशन फोर्स। तो ये वाला फोर्स जो होता है वाटर और ग्लास के केस में ज्यादा होता है एज कंपेयर टू कोहेजन फोर्स। ठीक है, तो इन केस ऑफ ग्लास एंड वाटर सरफेस, force of adhesion is greater than force of cohesion। क्या ये क्लियर हो गया? इस वजह से देखो क्या होगा, ये वाले जो ग्लास के पास वाले कुछ मॉलिक्यूल्स है वो क्या होंगे, वो इधर पे शिफ्ट हो जाएंगे। अट्रैक्शन फोर्स ज्यादा पे होगा तो वो थोड़ा इधर पे शिफ्ट हो जाएगा, ये थोड़ा इधर पे शिफ्ट हो जाएगा। इस तरीके से जब ये ओवरऑल स्ट्रक्चर बनाएंगे तो ओवरऑल स्ट्रक्चर ऐसा कुछ दिखेगा। तो जब आप एक ग्लास कंटेनर पे आप इस तरीके से वाटर को रखते हो तो उसका स्ट्रक्चर ऐसा कुछ दिखता है। एक्चुअल में आप लोग अगर कोई बड़े से मग में या बाल्टी में रख के देखोगे तो ऐसा स्ट्रक्चर नहीं दिखेगा, लेकिन अगर आप माइक्रोस्कोपिक लेवल पे देखोगे या अगर ऐसे ट्यूब में रख रहे हो जिसका सरफेस एरिया कम है तो वो दिखेगा कुछ ऐसा। समझ में आया ये चीज? ऐसा क्यों होता है? क्योंकि यहाँ पर फोर्स ऑफ एडिशन ग्रेटर होता है जिससे फोर्स ऑफ कोहेजन से। इस वजह से ग्लास की तरफ ये मॉलिक्यूल ज्यादा अट्रैक्ट होंगे एज कंपेयर टू इंटरनल अट्रैक्शन फोर्स। क्लियर हो गया ये चीज? ठीक है, अब देखो यहां पर वही चीज अगर हम दूसरे लिक्विड के लिए देखें, मान लो मैं मर्क्यूरी के लिए ऑब्जर्व करता हूं। मान लो अगर मर्क्यूरी लेता हूं मैं ग्लास में, ये हो गया सपोज ग्लास और अंदर पे ये मर्क्यूरी है, यहां पर अभी करेंटली था ये वाटर। ठीक है, और अब यहां पर अगर हम मर्क्यूरी लेते तो मर्क्यूरी पे ये चीज उल्टी होती। मर्क्यूरी में क्या होता है, फोर्स ऑफ कोहेजन ज्यादा होता है एज कंपेयर टू फोर्स ऑफ एडिशन। ठीक है, तो फॉर इन केस ऑफ मर्क्यूरी का सिंबल क्या है पता है? Hg। तो इन केस ऑफ ग्लास एंड मर्क्यूरी, force of adhesion is smaller than force of cohesion। तो ये वाले फोर्स ज्यादा होंगे तो उस वजह से देखो क्या होगा, ये वाला जो मॉलिक्यूल है वो इस तरफ अट्रैक्ट हो जाएगा, इस तरफ अट्रैक्ट हो जाएगा, तो ओवरऑल इसका जो स्ट्रक्चर बनेगा वो कुछ ऐसा बनेगा। मर्क्यूरी अगर किसी कंटेनर पे है तो उसका जो सरफेस होगा वो कुछ इस टाइप का सरफेस बनेगा। क्लियर हुआ ये चीज? क्योंकि यहाँ पर फोर्स ऑफ एडिशन ग्रेटर है किससे? फोर्स ऑफ कोहेजन से। ठीक है, देखो सिमिलर टाइप की चीज और कब एप्लीकेबल होगी, मान लो अगर आप एक फ्लैट सरफेस पे अगर एक वाटर की ड्रॉप को रखते हो, एक फ्लैट ग्लास सरफेस है, मान लो एक वाटर की ड्रॉप को डालते हो। ठीक है, तो क्या होगा, ये वाटर की ड्रॉप क्या हो जाएगी? स्प्रेड हो जाएगी। स्प्रेड होकर एक फ्लैट सरफेस इस टाइप का बन जाएगा। समझ में आया कि नहीं? ऐसा क्यों हो रहा है? ऐसा क्यों हो रहा है? अगर मान लो ये वाटर पे डालो तो स्प्रेड क्यों हो जा रहा है? क्योंकि फोर्स ऑफ एडिशन यहाँ पर क्या हो जाएगा? ग्रेटर हो जाएगा एज कंपेयर टू फोर्स ऑफ कोहेजन। लेकिन अगर मान के चलो अगर किसी फ्लैट सरफेस पे अगर आप मर्क्यूरी को ऐसा रखते हो तो मर्क्यूरी को ऐसा रखने पे क्या हो जाएगा, इनफैक्ट इसका जो सरफेस एरिया वो और कम हो जाएगा और वो एक्चुअल में क्या बन जाएगा? सर्कल के जैसा बन जाएगा, क्योंकि वाला सरफेस एरिया और रिड्यूस हो जाएगा क्योंकि उसमें फोर्स ऑफ कोहेजन ग्रेटर होगा एज कंपेयर टू फोर्स ऑफ एडिशन। ठीक है, नेक्स्ट लिखना मेनिस्कस। नेक्स्ट लिखना मेनिस्कस। मेनिस्कस एक्चुअल में क्या है, ये जो फ्लैट सरफेस में जो चेंज आपको देखने को मिल रहा है इसी प्रोसेस को मेनिस्कस बोलते हैं।
या तो आपको इसमें डिप देखने को मिल रहा है या फिर एक राइज देखने को मिल रहा है। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड मेनिस्कस। तो इसी चीज को मेनिस्कस बोलते हैं। और ये वाला जो वाटर के केस में, जैसे यहां पर ये आपको जो डिप दिख रहा है, इसको बोलते हैं कॉनकेव, कॉनकेव मेनिस्कस। और इसको बोलते हैं कॉन्वेक्स, कॉन्वेक्स मेनिस्कस, कॉन्वेक्स मेनिस्कस। जो सरफेस फ्लैट ना होके कर्व्ड हो जाए, दैट इज कॉल्ड मेनिस्कस। ये कॉनकेव होगा और ये क्या हो जाएगा, कॉन्वेक्स हो जाएगा। तो कॉनकेव मेनिस्कस में कौन सा फोर्स ग्रेटर होगा, एडहेसिव या कोहेसिव? कॉनकेव में कौन सा ग्रेटर होगा, एडहेसिव। कॉन्वेक्स में कौन सा ग्रेटर होगा, कोहेसिव। क्लियर हो गया ये चीज? ठीक है, तो ये इसके डायग्राम से आप समझ जाना, बाकी मैं लिखवा नहीं रहा हूं। ठीक है, अच्छा ये किसके ऊपर डिपेंड करता है ये बताओ, कॉनकेव या कॉन्वेक्स मेनिस्कस होना किस चीज के ऊपर डिपेंड करेगा? लिक्विड के ऊपर और कंटेनर के मटेरियल के ऊपर डिपेंड करेगा। क्लियर? जैसे मर्क्यूरी है तो मर्क्यूरी में कॉन्वेक्स बनेगा, वाटर है तो वाटर में क्या होगा, कॉनकेव बनेगा। ठीक है, अगर आप मर्क्यूरी को ग्लास में रखते हो, अच्छा दो चीज इमेजिन करो, अगर मान लो एक वाटर को आप ग्लास में रख रहे हो, ठीक है, पूरे वाटर को निकाल दे रहे हो, गिरा दे रहे हो, तो क्या होगा, इंटरनली स्टिल वहां पर एक वेटिंग होगी, मतलब जो वाटर के ड्रॉपलेट्स है वो सरफेस पे रहेंगे। लेकिन अगर आप मर्क्यूरी को रख रहे हो, उसको पूरा गिरा दे रहे हो, तो मर्क्यूरी के ड्रॉपलेट वहां पर नहीं मिलेंगे। यहाँ पर वेटिंग क्यों होंगी, क्योंकि यहाँ पर एडहेसिव फोर्स ग्रेटर होगा, दैट्स व्हाई वो वहां पर चिपक जाएंगे। लेकिन यहाँ पर वैसा नहीं होगा, यहाँ मर्क्यूरी जो है इसमें नहीं चिपकेगी, पूरा का पूरा बाहर निकल जाएगा। समझ में आई ये चीज? इसलिए भी हम मर्क्यूरी को यूज करते हैं एटमॉस्फेरिक प्रेशर को मेजर करने के लिए, जब हमने डेरिवेशन किया था एटमॉस्फेरिक प्रेशर का। एक और कारण इसमें ये भी है, दूसरे एस्पेक्ट से अगर देखोगे, कॉनकेव और कॉन्वेक्स होने के पीछे एक और कंसेप्ट है। यहां पर क्या होता है, वाटर के केस में जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर है, प्रेशर के टर्म्स में सोचो, अब एटमॉस्फेरिक प्रेशर यहां पर ग्रेटर होगा एज कंपेयर टू इंटरनल प्रेशर ऑफ वाटर। लेकिन मर्क्यूरी के केस में क्या हुआ, इंटरनल प्रेशर ग्रेटर हुआ एज कंपेयर टू एटमॉस्फेरिक प्रेशर। समझ में आ रहा है? तो ये काफी सारी चीजों के ऊपर डिपेंड करते हैं कॉनकेव कॉन्वेक्स होना, अदर देन प्रॉपर्टीज ऑफ लिक्विड। नेक्स्ट लिखो, एक्सेस प्रेशर इन लिक्विड। हाँ हाँ, कई कंडीशन में हो सकता है, जब अगर मान लो ऐसा होता है तो उस कंडीशन में आपका ये सरफेस क्या हो जाएगा, फ्लैट सरफेस हो जाएगा। जब आपकी ये दोनों की मटेरियल की प्रॉपर्टी मैच करेगी, जो आपका ये इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स बिटवीन द कंटेनर एंड बिटवीन द लिक्विड सेम हो जाएगा, तो उस कंडीशन पे ये दोनों चीजें सेम हो जाएगी। और ये जो आपका सरफेस है, मेनिस्कस वहां पर प्रेजेंट नहीं होगा, मतलब वो फ्लैट सरफेस बन जाएगा। ठीक है, हाँ, प्लास्टिक में भी सिमिलर टाइप का कॉनकेव बनेगा, और लिक्विड के ऊपर भी डिपेंड करेगा कौन सा लिक्विड है उसके ऊपर। ठीक है, नेक्स्ट हेडिंग डालो, ये छोटा सा डेरिवेशन है जो भी हम करेंगे, ये है एक्सेस प्रेशर इनसाइड लिक्विड ड्रॉप। एक्सेस प्रेशर इनसाइड लिक्विड ड्रॉप, इनसाइड लिक्विड ड्रॉप, इनसाइड लिक्विड ड्रॉप। तो एक लिक्विड ड्रॉप कंसीडर कर लेना इस तरीके से, जिसका रेडियस कैपिटल आर कंसीडर कर लेना, और इसमें इनसाइड से एक्सेस प्रेशर अप्लाई हो रहा है, जिसके कारण इसका सरफेस एरिया इंक्रीज होगा, मतलब इसका रेडियस भी इंक्रीज होगा। जो पहले आर था अब वो डेल आर इंक्रीज हो जाएगा। अब जो न्यू रेडियस हो जाएगा वो यहां से यहां तक क्या हो जाएगा, आर प्लस डेल आर हो जाएगा। तो लिख लो, ये फिगर ड्रॉ कर लो और लिख लो, consider a liquid drop of radius capital R. Consider a liquid drop of radius capital R. Pressure inside the liquid
pressure inside the liquid expands the sphere, and the new radius of sphere is capital R plus del R. Full stop. Next line पे लिखना, the work done to increase the area of sphere will be del W is equal to, तो ये जो सरफेस एरिया इंक्रीज हुआ उसके लिए जो वर्क डन होगा उसका एक्सप्रेशन क्या होगा? तो वर्क डन इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट. तो कितना डिस्प्लेसमेंट हुआ यहाँ? रेडियल डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ? डेल आर. तो ये हो जाएगा F इनटू डेल आर. क्या यहाँ तक क्लियर हो गया? अब फोर्स को प्रेशर के टर्म्स में एक्सप्रेस करो, या फॉर्मूला प्रेशर का क्या होता है? फोर्स अपॉन एरिया. हमको इंटरनल प्रेशर, एक्सेस प्रेशर का एक्सप्रेशन निकालना है ना. तो प्रेशर के टर्म्स में फोर्स को लिखोगे तो फोर्स इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? P इंटू ए. तो यहां पर आ जाएगा P इंटू ए इंटू यहां पर क्या आ जाएगा? डेल आर. क्या यहां तक क्लियर हो गया? एक बार चेक कर लेना. ठीक है. अब यहां पर ए का मतलब क्या है? एरिया, सरफेस एरिया किसका? स्फीयर का. तो स्फीयर के सरफेस एरिया का फॉर्मूला अप्लाई करो, आउटपुट करो. स्फीयर का सरफेस एरिया क्या होता है? याद है नहीं? वॉल्यूम है 4 पाई आर स्क्वायर. तो ये क्या हो जाएगा? P इंटू 4 पाई आर स्क्वायर, और इधर पे आ जाएगा डेल आर. तो ये डेल डब्ल्यू आपको मिल गया. डेल डब्ल्यू कितना हो गया? 4 पाई इंटू आर स्क्वायर इंटू डेल आर इंटू टी. ठीक है, इसको इक्वेशन नंबर 1 कंसीडर. ठीक है, हो गया यहां तक. फिर अभी आप लोगों ने ना सरफेस एनर्जी और सरफेस टेंशन के बीच में एक मैथमेटिकल एक्सप्रेशन डिराइव किया था. क्या था बताओ? S इज इक्वल टू, नहीं वो तो सरफेस टेंशन है. सरफेस एनर्जी और सरफेस टेंशन W और S के बीच में एक्सप्रेशन था. W इज इक्वल्स टू SA. याद है ये चीज? ठीक है. तो यहां पर जो डेल W होगा दैट विल बी इक्वल्स टू क्या था? S इनटू डेल A. यही होगा. तो यहां पर जो डेल W होगा दैट विल बी इक्वल्स टू S. S क्या है यहां पर? सरफेस टेंशन. एक और चीज में देखा तो तुम अगर कोई भी डायरेक्ट फॉर्मूला लिखते हो ना तो उसमें नोटेशन का मतलब नहीं लिखते, सीधे सीधे लिख देते. जैसे मैंने विस्कोसिटी मतलब में लिखा था, बाकी और किसी ने नहीं लिखा था. मैंने देखा विस्कोसिटी तो उसका सिंबल ईटा है. रो का मतलब क्या है? ये सब चीजें मेंशन करना है. ठीक है. तो डेल डब्ल्यू इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? एस इंटू ये क्या हो जाएगा? डेल ए. एस का मतलब है सरफेस टेंशन. यहां तक क्लियर हो गया? ठीक है. अब देखो इसके बाद ये डेल ए का मतलब क्या हो जाएगा? चेंज इन एरिया, चेंज इन सरफेस एरिया. किसका सरफेस एरिया? इंटरनल प्रेशर के कारण पहले जो लिक्विड की ड्रॉप थी उसका सरफेस एरिया क्या था? 4 पाई आर स्क्वायर. अब जो नया सरफेस एरिया बना वो क्या लगेगा? 4 पाई आर प्लस डेल आर का होल स्क्वायर. समझ में आ रहा है? तो चेंज अगर आपको निकालना है तो ये फॉर्मूला क्या बनेगा? डेल डब्ल्यू इज इक्वल टू एस. जो नया वाला सरफेस एरिया है वो हो जाएगा 4 पाई आर प्लस डेल आर का होल स्क्वायर, बड़े वाले स्फीयर का रेडियस लिया, माइनस 4 पाई आर स्क्वायर अंदर वाले छोटे वाले स्फीयर का रेडियस है. क्या यहां तक समझ में आया? बताओ जल्दी. ये सरफेस एरिया का चेंज हो गया. अब इसको सिंप्लीफाई करते हैं, देखते हैं क्या आएगा एक्सप्रेशन. तो सबसे पहले हम दोनों में से 4 पाई को निकाल लेते हैं कॉमन. क्या कट जाएगा? 4 पाई आर स्क्वायर 4 पाई आर स्क्वायर. हाँ, वो कॉमन निकालने के बाद भी कट जाएगा, तो भी कटेगा, कोई दिक्कत नहीं.
4 पाई मैंने कॉमन निकाल लिया, तो यहाँ पर क्या बन जाएगा, a प्लस बी का होल स्क्वायर। तो क्या बन जाएगा, ये a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, और यहां से अगर कॉमन निकला तो क्या बच गया, r स्क्वायर। क्या ये क्लियर हो गया? अब ये वाले दोनों टर्म्स कैंसल आउट हो जाएंगे, तो यहां पर डेल w इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, ये 4 पाई s अंडर ब्रैकेट डेल r का स्क्वायर प्लस 2r इंटू डेल r। क्या यहां तक का एक्सप्रेशन क्लियर हुआ? एक बार चेक करना, ठीक है। हम क्या कर रहे हैं, ये वाली चीज क्लियर है ना। एक्सेस प्रेशर के कारण इनसाइड द लिक्विड ड्रॉप, जो एक्सेस प्रेशर कितना हुआ इनसाइड द लिक्विड ड्रॉप, ये कैलकुलेट कर रहे हैं, जिसके कारण इसमें एक्सपांशन हो रहा है, ठीक है। तो ये बहुत छोटा सा प्रेशर होगा, बहुत छोटा सा एक्सपांशन होगा, मतलब डेल आर की वैल्यू बहुत स्मॉल होगी। अगर डेल आर स्मॉल है तो अगर इसकी स्क्वायरिंग करेंगे तो और बहुत ही स्मॉलर नंबर मिलेगा। जैसे अगर मान लो डेल आर की वैल्यू है 0.01, तो डेल आर का स्क्वायर करेंगे तो वो कितना आएगा, 0.1230 लग जाएंगे और वो 1 हो जाएगा। समझ में आ रहा है कि नहीं? तो डेल आर का स्क्वायर और स्मॉलर वैल्यू होगी, तो हम उसको इग्नोर कर देंगे। यहां पर हम ये कंसीडर करेंगे, लेट डेल आर स्क्वायर इज वेरी मच स्मॉलर देन 2r डेल r, तो इसको हम इग्नोर कर रहे हैं, राउंड ऑफ कर रहे हैं। तो dw डेल w इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 4 पाई s इंटू 2r डेल r। यहां तक आया, कंफर्म करो एक बार, और थोड़ा इसको मल्टीप्लाई वगैरह करके लिखो ठीक से, क्या हो जाएगा, 4 2 8 हो जाएगा, 8 पाई s r इंटू डेल r। ये वर्क डन आ जाएगा, ठीक है, इन टर्म्स ऑफ सरफेस टेंशन। इक्वेशन नंबर 2। तो इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन नंबर 2 दोनों में हमने वर्क डन निकाला है, बट यहाँ पर प्रेशर के टर्म्स में निकाला है, यहाँ पर किसके टर्म्स में निकाला है, सरफेस टेंशन के टर्म्स में। दोनों वर्क डन सेम होगा, तो दोनों को हम इक्वेट कर देते हैं बाय 1 एंड 2, बाय 1 एंड 2। तो लेफ्ट साइड में आ जाएगा 4 पाई r स्क्वायर डेल r इंटू p, राइट साइड में हो जाएगा 8 पाई इंटू s इंटू r इंटू डेल r। क्लियर हो गया? अब डेल r और डेल r कट जाएगा, इधर से एक r, इधर से एक r कटेगा, पाई और पाई कट जाएगा, 4 1 4 2 ये भी कट जाएगा। तो यहां पर क्या बच जाएगा, r इंटू p इज इक्वल टू 2s। क्लियर हो गया ये चीज? तो हमें क्या निकालना है, प्रेशर निकालना, मतलब p की वैल्यू निकालनी। तो p इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, 2s डिवाइडेड बाय r। तो इंटरनल प्रेशर जो होगा उसका एक्सप्रेशन आएगा 2s डिवाइडेड बाय r। तो यहां पर s क्या है, समझ गए ना? s क्या है, सरफेस टेंशन, 2 मल्टीप्लाइड बाय 2 डिवाइडेड बाय r, r मतलब रेडियस। क्लियर हो गया? ठीक है। तो अभी जो हमने एक्सेस प्रेशर डिराइव किया लिक्विड ड्रॉप के लिए, अभी देखो मैंने स्टार्टिंग में पूरे पॉइंट्स बताए थे क्या क्या हम करने वाले हैं और क्या क्या कर चुके हैं, फिर उसके बाद आपको क्लियर हो जाएगा। सबसे पहले देखो बहुत सारे छोटे छोटे कंसेप्ट इसमें जो हम एक एक करके देखते जा रहे हैं। इंटरनल इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स हमने देख लिया था, सरफेस टेंशन की डेफिनेशन, मैथमेटिकल एक्सप्रेशन। क्या था मैथमेटिकल एक्सप्रेशन, S इज इक्वल टू F बाय N, ठीक है। और इससे डिफाइन हुआ था क्या होता है सरफेस टेंशन, फोर्स पर यूनिट लेंथ। फिर हमने कई सारे एग्जांपल्स देखे थे और इसके एप्लीकेशंस देखे, ठीक है। सरफेस एनर्जी, सरफेस एनर्जी के लिए हमने एक्सप्रेशन डिराइव किया था। क्या डिराइव किया था, जिसको भी यूज भी किया है, W इज इक्वल टू S इंटू A। यहाँ S का मतलब क्या है, सरफेस टेंशन, W का मतलब वर्क डन दैट इज कन्वर्टेड इन पोटेंशियल एनर्जी, और A का मतलब क्या है यहाँ पर, एरिया, ठीक है। फिर हमने रिलेशन बिटवीन सरफेस टेंशन एंड सरफेस एनर्जी निकाला। अच्छा यही तो है ना, रिलेशन बिटवीन सरफेस एंड एनर्जी, ये उसका डिफाइन किया, फिर उसका रिलेशन निकाला। फिर हमने कोहेजन और एडिशन फोर्स देखा, मेनिस्कस देखा, कॉनकेव और कॉन्वेक्स। यहां तक क्लियर हो गया? देन ये वाला एक्सप्रेशन अभी हमने डिराइव किया है, एक्सेस प्रेशर इनसाइड द लिक्विड ड्रॉप। और अगला पॉइंट क्या है देखो, एक्सेस प्रेशर इनसाइड द बबल। तो दोनों में क्या डिफरेंस है, बबल और लिक्विड ड्रॉप में क्या डिफरेंस है? हाँ, हॉलो। बबल मतलब इनसाइड उसके क्या है, एटमॉस्फेयर है या एयर है, आउटसाइड क्या है, एयर है।
लेकिन ड्रॉप का मतलब क्या, इनसाइड उसमें लिक्विड है, आउटसाइड क्या एटमॉस्फेयर है। समझ में आ रहा है ये चीज? तो अगर मान लो मैं यहां पर ले रहा हूं, ये ले रहा हूं, देखो ये हो गया सपोज ड्रॉप हो गया। ड्रॉप मतलब पूरा सॉलिड है, और बबल मतलब क्या हो गया, बबल मतलब हॉलो हो गया। क्लियर हो गया ये चीज? तो यहाँ पर कितने कांटेक्ट सरफेस आएंगे एटमॉस्फेयर से? एक ही सरफेस आ रहा था, तो यहाँ सरफेस प्रेशर जो हमने निकाला, एक्सेस प्रेशर निकाला, क्या निकाला फॉर्मूला? P is equal to 2s डिवाइडेड बाय r। लेकिन यहाँ पर दो सरफेस आ रहा है, दो सरफेस टेंशन होगा, एक तो एक्सटर्नल और दूसरा कौन सा हो जाएगा, इंटरनल। तो यहाँ पर जो प्रेशर होगा वो इसका क्या हो जाएगा, डबल हो जाएगा। तो ये प्रेशर की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 4s डिवाइडेड बाय r। हालांकि आपकी बुक में दो अलग अलग करके सेम चीज डिराइव किया है, आप सेम प्रोसेस रिपीट कर देना। बस यहाँ पर प्रेशर जो है वो क्या हो जाएगा, डबल हो जाएगा। क्यों डबल हो जाएगा? क्योंकि दो डिफरेंट सरफेस यहाँ पर, ठीक है। तो अगर आपको सेकेंड पार्ट डिराइव करना है तो आपको सिर्फ यहाँ पर एक चीज बदलनी पड़ेगी। यहाँ पर जो आपने s इंटू डेल ए लिया था, यहाँ पर आप क्या लोगे, 2s इंटू डेल ए ले लो। मतलब इनसाइड और आउटसाइड दोनों साइड इक्वल होगा तो जरूरी नहीं, इनसाइड का सरफेस टेंशन जो होगा और आउटसाइड का होगा, दोनों का सेम होगा, क्योंकि दोनों में एटमॉस्फेयर और जो लिक्विड का सरफेस है दोनों के बीच में बनता है ना, इसलिए वो सेम। ठीक है, तो बस यहाँ पर 2s आ जाएगा और कुछ नहीं है, बाकी सारा एक्सप्रेशन सेम होगा। और पूरा डिराइव करोगे तो लास्ट में क्या आ जाएगा, 4s डिवाइडेड बाय r आ जाएगा। ठीक है, ओके। नेक्स्ट पॉइंट देखो, नेक्स्ट पॉइंट हमने क्या किया है, क्या लिखा है और क्या करना है इसमें। एंगल ऑफ कांटेक्ट लिखो, एंगल ऑफ कांटेक्ट। एंगल ऑफ कांटेक्ट, ठीक है। इसके लिए ना एक कंटेनर और उसमें लिक्विड बनाना दो शेप में, ठीक है, एक कॉनकेव मेनिस्कस और एक कॉन्वेक्स मेनिस्कस, दोनों शेप में। ठीक है, ये हो गया कंटेनर और सपोज ये हो गया लिक्विड। लिक्विड पहले ही हम कॉनकेव बना लेते हैं, ये कॉनकेव हो गया, और फिर हम कॉन्वेक्स बना लेते हैं, कॉन्वेक्स मेनिस्कस हो गया। ठीक है, हो गया यहां तक, ओके। अब ये जो आपका सरफेस दिख रहा है, ये जो सरफेस है, ये सरफेस पे अगर हम टेंजेंट बनाते हैं पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पे, और ये आपका कंटेनर हो गया, इन दोनों के जो बीच का एंगल होता है, इसी एंगल को हम क्या बोलते हैं, एंगल ऑफ कांटेक्ट। इसी एंगल को बोलते हैं एंगल ऑफ कांटेक्ट। तो ये आपका कॉनकेव मेनिस्कस है, कॉनकेव मेनिस्कस, ठीक है। और यहां पर ऑब्वियसली थीटा की वैल्यू क्या होगी कॉनकेव मेनिस्कस के लिए, थीटा विल बी एन एक्यूट एंगल। ठीक है, और अगर कॉन्वेक्स कॉन्वेक्स मेनिस्कस है, कॉन्वेक्स मेनिस्कस में ये जो आपका सरफेस है उस पे अगर आप टेंजेंट बनाओगे तो ये इस कंटेनर के साथ जो एंगल बनाएगा थीटा, इट विल बी एन ऑब्ट्यूस एंगल, ऑब्ट्यूस एंगल। ठीक है, तो एंगल ऑफ कांटेक्ट क्या होता है, इसको डिफाइन कर लो इसी से, देखो, इट इज एंगल बिटवीन solid in contact and the tangent to the liquid surface, at point of contact, तो सॉलिड और लिक्विड सरफेस के टेंजेंट के जो बीच में एंगल बनता है, दैट इज कॉल्ड एंगल ऑफ कांटेक्ट। नेक्स्ट लिखो, लास्ट टॉपिक है, लास्ट दो टॉपिक है इनफैक्ट।
कैपिलैरिटी, कैपिलैरिटी, कैपिलरी, कैपिलरी ये सुना है क्या? बायो में सुना है। कैपिलरी क्या होता है? हाँ, कैपिलरी एक्चुअल में एक थिन पाइप होता है, पाइप टाइप का स्ट्रक्चर होता है, जिसमें ये अज्यूम कर लो कि अंदर में वो वैक्यूम होता है। जैसे कि अगर आप लोगों ने अभी दिवाली के समय वो जो दिए हम जलाते हैं, तो दिए में वो जो क्या रखते हैं, रुई का, हाँ रुई की बत्ती रखते हैं। तो रुई की जो बत्ती होती है वो इंटरनली जो कॉटन का जो स्ट्रक्चर होता है उसमें थिन एक पाइप टाइप का स्ट्रक्चर होता है, जो क्या करता है, ऑयल को अपनी तरफ एब्जॉर्ब कर लेता है और ऑयल को एब्जॉर्ब करते जाता है, जिसके कारण कंटिन्यूअसली वो ग्लो करते रहता है। समझ में आई ये चीज? तो एक्चुअल में जो थिन पाइप स्ट्रक्चर होता है उसके अंदर पे वैक्यूम टाइप का स्ट्रक्चर क्रिएट हो जाता है, और उस वैक्यूम टाइप के स्ट्रक्चर के कारण यहाँ पर जो प्रेशर होता है ये कम हो जाता है एज कंपेयर टू लिक्विड प्रेशर। मतलब ऐसा मान लो कि एकदम थिन पाइप हो गया, कंटेनर के अंदर आपने डाला, इसके अंदर कोई भी एटमॉस्फेरिक प्रेशर नहीं है, वैक्यूम है, तो ये वाला प्रेशर लेस हो गया और ये वाला प्रेशर हाई हो गया, जिसके कारण ये ऊपर की तरफ एब्जॉर्ब होने लग जाता है। समझ में आई ये चीज? ऐसे ही होता है और कई जगह पे, जैसे कि और कहां पर इस टाइप का स्ट्रक्चर फॉलो होता है। जैसे कि अगर आप टिश्यू पेपर को देखो, टिश्यू पेपर में भी थिन कैपिलरी रहती है, जो क्या करते हैं, वाटर को एब्जॉर्ब कर लेते हैं। हम कॉटन के जो कपड़े पहनते हैं, हाँ स्पंज हो गया, ये भी हो गया, तो ये जो एब्जॉर्ब कर ले रहे हैं ना जो चीजों को, वो क्यों कर रहे हैं? क्योंकि यहाँ पर एक वैक्यूम क्रिएट हो रहा है, बहुत थिन पाइप का स्ट्रक्चर है, जो कि प्रेशर डिफरेंस होने के कारण लिक्विड को अपने में एब्जॉर्ब कर लेते हैं। क्लियर हो गया ये चीज? तो देखो सबसे पहले कैपिलरी ट्यूब, capillary tube is a fine and uniform bore. Capillary tube is a fine and uniform bore throughout its length. B-O-R-E, bore. Throughout its length. नेक्स्ट लाइन में लिखना, द फेनोमेना ऑफ राइजिंग लिक्विड, द फेनोमेना ऑफ राइजिंग लिक्विड is called capillarity, is called capillarity. The phenomena of rising liquid is called capillarity. Full stop. इसके डिफरेंट एप्लीकेशंस जो मैंने बताया उसको नहीं लिख पा रहा हूं, समझ गया ना कौन कौन से एप्लीकेशंस थे। और अदर देन दिस और क्या क्या कहां एब्जॉर्ब होता है, जैसे वुड्स में देखते हो लकड़ियां जो है बारिश के दिनों में ह्यूमिडिटी के कारण वो क्या करते हैं, उसमें भी स्मॉल कैपिलरीज होती है जो एब्जॉर्ब कर लेती है ह्यूमिडिटी को, जिसके कारण वो फूल जाते हैं, थोड़ी सी स्वेलिंग आ जाती है उसमें। ठीक है, ये हो गया। इसके बाद एक डेरिवेशन है छोटा सा, उसको बाद में करते हैं अगली क्लास में। ठीक है, एंड करो यही पर। हम लोगों का एक्सप्रेशन देखिए इसलिए। ठीक है, क्या अरे तो ये टॉपिक ही ऐसा, क्या करो इसमें कुछ ज्यादा है नहीं, छोटे छोटे डेरिवेशन एक आध दो, और इसके बाद इनके बेस्ड न्यूमेरिकल्स। अगली क्लास में देखो हम लोग क्या करेंगे, मैं ये भी सोच रहा था एक्चुअली बर्नौलीज का न्यूमेरिकल करवाने के लिए। ठीक है, तो बर्नौलीज का न्यूमेरिकल और सरफेस टेंशन के न्यूमेरिकल ये हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। ठीक है, और तुम लोग एक काम करो, बर्नौलीज का वो करके आओ, प्रूफ करके आओ। किसी ने नहीं बनाया, ये अभी ले लो इसमें से आंसर शीट तुम लोग। क्या सबका ऐसी मार्क्स, इसमें क्या शर्माने वाली बात है? सर सर कितना दिन ये है वैभवी 4.5 आउट ऑफ 10 है ना। सिद्धि 2 मार्क्स। सिद्धि चीटिंग करके लिखी क्या? अब चीटिंग भी करी है तो कैसे करी है देखो, वो रहती तो उसको बताता। स्ट्रीम की स्पेलिंग STREEM, स्ट्रीम। गैस की स्पेलिंग GASS,
और वो नॉन कंप्रेसिबल होता है ना, इनकंप्रेसिबल, उसने लिखे कंप्रेसिबल। ठीक है, हाँ। वैष्णवी 3 मार्क्स, वसुधा 4.5, ये 4.5 एवरेज है लगभग सबका। चैतन्य 4.5 है, ये पलक 7 है, 7 हाईएस्ट है। और दृष्टि 2.5, कितना मिला है? कुछ नहीं लिखा है तो रिवाइज करना चाहिए था। लक्ष्य 3 मार्क्स, भव्य 3.5, प्रशांत 3, चैतन्य 4.5। यार ये बताओ, मैं जब बता चुका था कि बर्नौलीज का मैं लूंगा टेस्ट, तो उसको तो पढ़ के आना था, जबकि वो 4 मार्क्स के लिए दिया था मैंने। ठीक है, अब देखो हर क्लास में ना छोटा छोटा डेरिवेशन और टेस्ट लूंगा मैं, ये समझ में आ गया है। ठीक है, तो नेक्स्ट क्लास में सरफेस टेंशन में अभी 2-3 छोटे छोटे डेरिवेशन लिए ना, और लिखने का तरीका भी देखो, सीखो तुम। ठीक है, रिलेटिव डेंसिटी बोला था मैं, क्वेश्चन पेपर देख के ही चेक किया, क्या बात कर रहे डेंसिटी लिखा था कि रिलेटिव डेंसिटी, डेंसिटी बस लिखा था, तो हाफ मार्क्स ऐड हो गया, क्योंकि एक्चुअल क्वेश्चन में वो रिलेटिव डेंसिटी वाला था। अच्छा, और दूसरी चीज ये मैथ्स का भी ले लो आंसर शीट, 20 मार्क्स का था। शशांक 70, कितना सीटिंग की है? पलक 19, और भव्या का 11 का, और दृष्टि नहीं पढ़ गए फिर से, क्यों? किसका? हाँ, तो सुनो इधर ध्यान से। नेक्स्ट अब हम लोगों को टेस्ट करना है हर फिजिक्स क्लास में 30 मिनट्स या 20 मिनट्स टेस्ट, पिछले क्लास पिछले 2 क्लास के टॉपिक पे। ठीक है, ओके। अभी अगली क्लास के लिए पहले ही बता देता हूं, बर्नौलीज थ्योरम, इसका प्रूफ ये मैं दूंगा, और सरफेस टेंशन में से कोई एक टॉपिक, किसी भी एक टॉपिक है एक्सप्रेशन। देखो फिजिक्स में अभी जितने भी टॉपिक्स आप देख रहे हो, हर बार कोई एक नया टर्म आता है, उसका डायमेंशन आता है, उसकी यूनिट आती है, उसका मैथमेटिकल एक्सप्रेशन आता है, उसको अच्छे से नोट डाउन करते सर। अगर आप उसका मैथमेटिकल एक्सप्रेशन भी समझ जाते हो ना, तो उसकी डेफिनेशन वहीं से बन जाती है, डायमेंशन यूनिट वहीं से निकल जाती है। तो वो देखो, जैसे मैंने ये देखा, मैंने क्या दिया था, विस्कोसिटी, कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी, ऑलमोस्ट किसी ने उसको ठीक से डिफाइन नहीं किया, उसका यूनिट भी बहुत सारे लोगों ने गलत लिखा था। तो ये सब चीजें नहीं होंगी अगर आप लोग उसको प्रॉपर्ली डेली प्रैक्टिस करें। ठीक है, चलो एंड करता हूँ।